हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ड्रग इंटरैक्शंस के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन इंट्रोडक्शन के साथ। व्हाट इज ड्रग इंटरैक्शन? इट इज द अल्टरेशन इन ड्यूरेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वन ड्रग बाय अनदर ड्रग। जब हम एक ड्रग दूसरे ड्रग के साथ लेते हैं तब क्या उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज होगा या वो डिक्रीज होगा, या ड्रग का इफेक्ट बढ़ेगा या कम होगा, इसका जो स्टडी होता है उसे कहते हैं ड्रग इंटरैक्शन। व्हेन टू और मोर ड्रग्स आर गिवन कॉन्करेंटली द रिस्पॉन्स में ग्रेटर और लेसर। जब हम दो ड्रग्स साथ में लेते हैं तो उनका इफेक्ट ज्यादा भी हो सकता है, उनका इफेक्ट कम भी हो सकता है दैन दैट ऑफ सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट। तो उनका इंडिविजुअल इफेक्ट है पहले ड्रग का और दूसरा ड्रग का, दोनों को जोड़ दो, कभी कभी ऐसा होता है दोनों का इफेक्ट उनकी एडिशन से भी ज्यादा हो जाता है। एंड कभी कभी दोनों इफेक्ट ऐड होके दोनों 1+1=2 क्राइटेरिया देते हैं। इसका एक एग्जांपल, एडिटिव सिनर्जिज्म में 1+1=2 होता है, मतलब पहले ड्रग का इफेक्ट दूसरे के अंदर ऐड होगा। लेकिन जब होता है 1+1=3, इसे कहते हैं सुप्रा एडिटिव सिनर्जिज्म। दोनों ड्रग को आपने साथ में लिया लेकिन दोनों का इफेक्ट जब कंबाइन होता है वो उन दोनों के इंडिविजुअल सम से भी ज्यादा होगा। तो व्हेन टू और मोर ड्रग्स गिवन कॉन्करेंटली, उनका इफेक्ट कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कभी कम भी हो सकता है। सच रिस्पॉन्सेस में भी बेनिफिशियल और हार्मफुल। ये जो रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस होते हैं दो ड्रग को साथ में लेने के बाद, कभी कभी उससे हमें फायदा भी होता है, कभी कभी नुकसान भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग्स यूज्ड इन हाइपरटेंशन। जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ऐसे कंडीशंस में कुछ कॉम्बिनेशंस हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोलाजिन, ये हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। प्रोप्रानोलॉल, ये हमारे बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, जिसके कारण क्या होगा, हार्ट की एक्टिविटी जो ज़्यादा है वो कम हो जाएगी। ब्लड वेसल्स आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट है, वो डायलेट हो जाएगी। इसके कारण आपका ब्लड प्रेशर फॉल डाउन होगा, जो ज़्यादा है वो कम होगा, और यही हमारी हाइपरटेंशन की एक ट्रीटमेंट है। लेकिन ये तो यूजफुल एंड बेनिफिशियल इंटरेक्शन हो गई। हार्मफुल इंटरेक्शन की अगर बात करें, अगर हम टायरामाइन कंटेनिंग फूड को माओ इनहिबिटर के साथ अगर ले ले तो फिर क्या होगा, ऐसे कंडीशन में चीज रिएक्शन होगा, आपका हाइपरटेंशन एक्सेसिवली बढ़ेगा। दैट्स व्हाई टायरामाइन कंटेनिंग फूड को माओ इनहिबिटर के साथ हम नहीं ले सकते। माओ इनहिबिटर मतलब क्या, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, टेलेगिलिन, रसागिलिन, ये ड्रग्स हम टायरामाइन के साथ अगर दे देंगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपका हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा शूट हो जाएगा। इसके कारण जो रिएक्शन होती है उसे कहा जाता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, और इसी का दूसरा नाम है चीज रिएक्शन। अब कुछ फार्माकोकाइनेटिक मैकेनिज्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास चार मैकेनिज्म्स है फार्माकोकाइनेटिक्स के: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। इन चार मैकेनिज्म्स के थ्रू भी ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बाइंडिंग इंटरेक्शन इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन चिलेट्स आयरन एंड एंटासिड्स रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। टेट्रासाइक्लिन एक वीकली एसिडिक कंपाउंड है, आप उसे एंटासिड्स के साथ नहीं ले सकते, आप उसे आयरन सप्लीमेंट के साथ नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। कोल्स्टेरामाइन ये एक बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन है, जैसे ही आप कोल्स्टेरामाइन कंज्यूम करोगे, फूड के अंदर का बाइल एसिड जो है, फूड के अंदर का जो फैट है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोल्स्टेरामाइन बाइल एसिड को ब्लॉक कर देता है। जैसे ही बाइल एसिड ब्लॉक हो जाएगा, वो फैट्स को एब्जॉर्ब करने में आपकी मदद नहीं करेगा। कुछ ऐसे ड्रग्स है जो बाइल एसिड के थ्रू बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन अगर बाइल एसिड अवेलेबल नहीं है तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। दूसरी केस है अल्टरेशन इन गैस्ट्रिक पीएच। सेम एग्जांपल, एंटासिड्स के कारण आपके स्टमक एंड इंटेस्टाइन का पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एसिडिटी कम हो जाती है तो वो बेसिक बन जाएगा, एंड इट इंटरफेयर्स विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सम ड्रग्स लाइक आयरन एंड एंटीकोएगुलेंट्स। तो आयरन की जो सप्लीमेंट्स है
या एंटीकोएगुलेंट जो है वो आपके बेसिक एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। उन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट का होना जरूरी है। तो अगर आपने गैस्ट्रिक पीएच को चेंज कर दिया तो प्रॉब्लम क्या होगा? वीकली एसिडिक ड्रग वीकली बेसिक एनवायरनमेंट में जाने के बाद वो काम नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। दैट्स व्हाई अल्टरेशन ऑफ गैस्ट्रिक पीएच एक प्रॉब्लम है। अल्टरेशन इन जीआई मोटिलिटी, atropine, morphine, they slows the gastric emptying and delay the absorption of some drugs. एट्रोपिन जो है, मॉर्फिन जो है, हमारे जीआई मोटिलिटी को डिक्रीज करता है एंड ऐसी कंडीशन में कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन डिले हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, पार्गेटिव्स रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, लेकिन अगर आपने पार्गेटिव्स को कंज्यूम कर लिया तो ऐसे कंडीशन में गैस्ट्रिक मोटिलिटी हमारी चेंज हो जाएगी। और जब ये चेंज होगी तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टमक को, इंटेस्टाइन को ड्रग के साथ इंटरेक्ट करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो अगर टाइम ही नहीं मिल रहा है तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ये थे हमारे कुछ फार्माकोकाइनेटिक मैकेनिज्म्स। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? वारफेरिन, इट इज डिस्प्लेस्ड बाय फिनाइलब्यूटाजोन फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग साइट। देखो, वारफेरिन जब प्रोटीन्स के साथ बाइंड होता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन घट जाता है, लेकिन अगर उसी के साथ आपने फिनाइलब्यूटाजोन को कंज्यूम किया तो ये जो ड्रग है वारफेरिन को वहां से छुड़ा देगा, प्रोटीन से अलग कर देगा। अब क्या होगा? जैसे ही वो प्रोटीन से अलग हो जाएगा, मैक्सिमम क्वांटिटी में वारफेरिन आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में अवेलेबल होगा। अब ऐसे कंडीशन में वारफेरिन की टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज़्यादा है। कि प्रॉब्लम क्या है? वारफेरिन जब प्रोटीन के साथ बाउंड है तब तक आपकी बॉडी अच्छे से रिएक्ट करेगी, काम करेगी। जैसे ही वो एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होगा वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। तो कॉम्पिटिशन फॉर द प्लाज्मा प्रोटीन और टिश्यू बाइंडिंग रिजल्ट्स इन डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन। तो जब प्लाज्मा प्रोटीन्स या टिश्यू प्रोटीन्स हमारे ड्रग के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन में बढ़ने लगता है। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे कुछ माइक्रोसोमल एंजाइमेटिक सिस्टम है। लिवर के अंदर माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल दोनों टाइप के एंजाइम्स होते हैं। तो ये कभी कभी इंड्यूस हो जाते हैं, समटाइम्स ये इनहिबिट भी हो जाते हैं। तो कौन कौन से ड्रग्स है जो माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर है एंड वो कौन से ड्रग्स है जो माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर है? चलो उनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोन, कार्बामाजेपाइन एंड रिफैम्पिन, ये ऐसे ड्रग्स है जो एंजाइम इंड्यूसर्स है, माइक्रोसोमल एंजाइम्स को इंड्यूस कर सकते हैं, उनके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। वेयर एज क्लोरामफेनिकोल जो है, मेटिडिन जो है, ये एंजाइम इनहिबिटर है, माइक्रोसोमल एंजाइमेटिक सिस्टम को ब्लॉक करने का करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में कौन से ड्रग्स एंजाइम इंड्यूसर्स है एंड कौन से ड्रग एंजाइम इनहिबिटर है? तो ये एग्जांपल्स आप याद कर लेना। एक्सक्रीशन, when drugs compete for same renal tubular transport system, they prolongs each other's duration of action। हमारे रीनल ट्यूबुल सिस्टम के अंदर अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स है ड्रग को एब्जॉर्ब करने के लिए एंड एक्सक्रीट करने के लिए। अब उस लोकेशन पे दो ड्रग्स के बीच में इंटरेक्शन हो सकती है, क्योंकि एक चैनल के थ्रू दो ड्रग अंदर भी आ सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे पेनिसिलिन्स एंड प्रोबेनिसिड की एक इम्पॉर्टेंट इंटरैक्शन है। जब पेनिसिलिन्स प्रोबेनिसिड के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो दोनों का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है। पेनिसिलिन्स का एक्सक्रीशन जो है प्रोबेनिसिड घटा देता है, जिसके कारण पेनिसिलिन्स की एक्शन बॉडी के अंदर लंबे समय के लिए रहती है। तो ये है हमारा एक्सक्रीशन का एक बेसिक सा एग्जाम्पल। पेनिसिलिन्स एंड प्रोबेनिसिड यूज बेनिफिशियल इंटरैक्शन, जो कि हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी जरूरी है, गाउट की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है। प्रोबेनिसिड गाउट की प्रॉब्लम में ज्यादातर यूज होता है। अब बात कर लेते हैं फार्माकोडायनामिक्स मैकेनिज्म्स की। अब यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स हैं, जैसे कि ड्रग एक्ट्स ऑन सेम रिसेप्टर और फिजियोलॉजिकल सिस्टम रिजल्ट इन एडिटिव, सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट।
कभी कभी ड्रग हमारे रिसेप्टर के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो उसके कारण एडिटिव इफेक्ट होता है, समटाइम्स सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिलेगा एंड कुछ समय में एंटागोनिस्टिक इफेक्ट भी मिलता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ड्रग। कुछ एग्जांपल्स, एट्रोपिन अपोजेस द इफेक्ट ऑफ फाइसोस्टिग्मिन। एट्रोपिन फाइसोस्टिग्मिन का इफेक्ट ब्लॉक करता है बिकॉज एट्रोपिन इज मस्कैरिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर। नैलोक्सोन एंटागोनाइजेस मॉर्फिन। नैलोक्सोन जो है मॉर्फिन का इफेक्ट खत्म कर देगा क्योंकि नैलोक्सोन ओपॉइड रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लाइक बीटा ब्लॉकर्स दे रिड्यूसेस द हाइपरटेंशन बाय एपेड्रिन और अदर वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स प्रेजेंट इन कोल्ड रेमेडीज। देखो, अगर आपको हाइपरटेंशन को कम करना है आपके पास ऑप्शंस है, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो एंड ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दो। तो यहाँ पे एडिटिव एक्शन भी मिलती है, कभी कभी एंटागोनिस्टिक इफेक्ट भी मिलता है। मेनी डायरेटिक प्रोड्यूसेस हाइपोकैलेमिया विच पोटेंशिएट्स डिजिटालिस टॉक्सिसिटी। क्या है डिजिटालिस जो है, अगर बॉडी के अंदर पोटेशियम की लेवल कम हो गई तो डिजिटालिस का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ने लगता है। तो हमारे पास कुछ ऐसे डायरेटिक्स है जिनके कारण पोटेशियम की लेवल घट जाती है। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो ऐसे कंडीशन में एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे ही आप डायरेटिक्स को कंज्यूम करेंगे पोटेशियम की लेवल कम हो जाएगी और उसी वक्त पे अगर आपने डिजिटालिस को कंज्यूम कर लिया है तो बॉडी से बाहर कम से कम मात्रा में एक्सक्रीट होगा, क्योंकि इसे एक्सक्रीट करने के लिए पोटेशियम की लेवल को ज़्यादा होना ज़रूरी है। पोटेशियम है नहीं तो डिजिटालिस बाहर नहीं जाएगा, डिजिटालिस बाहर नहीं जाएगा तो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। यही रीज़न है डायरेटिक्स को डिजिटालिस के साथ नहीं ले सकते हैं जो हाइपोकैलेमिया कॉज करते हैं। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स जनरली अंजना पेक्टोरिस में यूज होता है। नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, डाइनाइट्रेट, ये सारे नाइट्रो कैटेगरी के कंपाउंड है और ये सीजीएमपी पाथवे को फॉलो करते हैं जिसके कारण आपकी ब्लड वेसल डायलेट होती है। ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा ड्रग है सिल्डेनाफिल। इसे हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसके कारण भी ब्लड वेसल्स आपकी डायलेट होती है। ये भी हमारे सीजीएमपी पाथवे को फॉलो करता है। अब क्या होगा, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड सीजीएमपी सिल्डेनाफिल जैसे ही दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे ब्लड वेसल्स ओवर डायलेट हो जाएगी, दोनों के कारण वैसोडाइलेशन हो रहा है। अब क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर एकदम से फॉल डाउन होगा। दैट्स वाई नाइट्रेट्स को सिल्डेनाफिल के साथ नहीं दे सकते, इसके कारण आपका ब्लड प्रेशर बहुत गिरने के चांसेस है। तो सिल्डेनाफिल एक फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर है, इसके कारण आपकी ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन पेनाइल टिश्यू के अंदर बढ़ता है जिसके कारण इरेक्शन पॉसिबल है। तो ये कुछ ड्रग्स थे जो फार्माकोडायनेमिक मैकेनिज्म के थ्रू अपनी इंटरैक्शन दिखा देते हैं। लास्ट पॉइंट आता है ड्रग फूड इंटरैक्शन। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो फूड के साथ बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो फूड के साथ हम नहीं ले सकते। प्रेजेंस ऑफ फूड इटसेल्फ इंटरफेयर्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ रिफैम्पिसिन, टॉक्सिथ्रोमाइसिन। आप फूड के साथ इन दोनों ड्रग को नहीं ले सकते, ले लिया तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन घटेगा। दैट्स वाई इन दोनों ड्रग को एम्प्टी स्टमक लिया जाता है। मिल्क को आप टेट्रासाइक्लिन या आयरन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ नहीं ले सकते। प्रॉब्लम ये होगा चिलेशन, एब्जॉर्प्शन घटेगा, बायो अवेलेबिलिटी घटेगी। कोकोनट वाटर एंड फ्रूट्स ये पोटेशियम के रिच सोर्सेस है, के अंदर पोटेशियम ज़्यादा पाया जाता है। दे कैन एड अप टू द हाइपरकैलेमिया कॉज्ड बाय एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, कैप्टोप्रिल, लिस्नोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, एप्रिल। ये जो ड्रग्स है ये हाइपरकैलेमिया क्रिएट करते हैं, बॉडी के अंदर पोटेशियम की लेवल बढ़ा देते हैं। और इसी के साथ आपने स्वीट लाइम, कोकोनट वाटर पी लिया, प्रॉब्लम क्या होगा, पोटेशियम की लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगी, टॉक्सिसिटी क्रिएट होगी। तो कोकोनट वाटर को, स्वीट लाइम को एसी इनहिबिटर के साथ नहीं ले सकते। ग्रेप फ्रूट इज एन एंजाइम इनहिबिटर एंड दे राइजेस द लेवल ऑफ फेनिटोइन। ग्रेप फ्रूट बेसिकली माइक्रोसोमल एंजाइम्स को ब्लॉक कर देता है। अब ये एंजाइम्स है नहीं, फेनिटोइन को मेटाबोलाइज कौन करेगा, कोई भी नहीं। फेनिटोइन का कौन
के अंदर बढ़ता जाएगा। तो ये थे कुछ फूड एंड ड्रग इंटरैक्शंस। ये थी हमारी पूरी इंटरैक्शंस की स्टोरी। यहाँ पे हमने ये देखा फार्माकोकाइनेटिक इंटरैक्शंस कैसे होते हैं, डायनामिक इंटरैक्शंस कैसे होते हैं एंड ड्रग एंड फूड इंटरैक्शन कैसे होते हैं। थैंक यू।